नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां जो कुछ भी हो रही हैं उससे आज पूरा विश्व वाकिफ है, बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आखिरकार इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि आखिरकार इजराइल, जो कि यूएसए का बहुत बड़ा समर्थन उसको हासिल है, वो फिर भी ईरान को अटैक क्यों नहीं कर रहा है, वो चुप क्यों बैठा है, ये बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक कहानी जो है वो रख देता हूं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। आप लोग को पता होगा कि इजराइल पहले से ही हमास के साथ में एक युद्ध, एक वॉर की कंडीशन में लगा हुआ है। वो ये चाहता है कि हम लोग हमास को खत्म करके रहेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो ध्यान था इसको दूसरी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं ईरान जो है वो इसके अंदर एंट्री लेता है। लेकिन ईरान की एंट्री इतनी आसानी से नहीं हुई थी। इजराइल ने हाल ही के अंदर सीरिया में जो ईरान का एक कॉन्सुलेट था, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक आर्थिक रूप से जो गतिविधियां होती हैं इसको संभालने के लिए सीरिया के अंदर ईरान की एक एम्बेसी थी, उसके ऊपर अटैक किया गया इजराइल के द्वारा और उसमें ईरान के लगभग 13 कमांडर जो है वो मारे जाते हैं। ईरान में ये पहला हमला नहीं है, मतलब ईरान के ऊपर हमला करने का ये पहला कोई एग्जाम्पल नहीं है। इससे पहले सुलेमानी जो है उसको भी मार गिराया गया था, लेकिन अब तक ईरान जो है वो चुप बैठा हुआ था। ईरान ने कहा कि यार बहुत सारे अटैक्स हमारे ऊपर हुए हैं, हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है, हम भी यहां पर इलेक्ट होकर हमारी सरकार को जो है बनाए हुए हैं, हमको कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए। इसके वापस रिटेलिएट के अंदर 13 अप्रैल के दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। क्या किया? इजराइल के ऊपर लगभग 331 मिसाइलें जो है वो दागी गई, जिसमें से 185 ड्रोन्स थे और लगभग क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनसे हमला हुआ इजराइल के ऊपर। लेकिन क्या इजराइल का कुछ नुकसान हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान को यह पता था कि जब भी मैं मिसाइल्स के अटैक करूंगा इजराइल के ऊपर, तो इजराइल के पास में आयरन डोम है और आयरन डोम की मदद से वो सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके हवा के अंदर ही उनको ध्वस्त कर देगा। क्योंकि आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसका रडार इतना जबरदस्त है कि 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक अगर कोई भी मिसाइल उसको दिखाई देती है तो उसको हवा के अंदर ही ध्वस्त कर देता है। इतनी क्षमता जो है वो आयरन डोम रखता है, जिसको यूएसए की मदद से ही बनाया गया था इजराइल ने। इसके बाद में देखिए कि आखिरकार यूएस और इजराइल दोनों मिलकर आखिरकार ईरान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। हम लोग इस लेक्चर के अंदर एक चीज जबरदस्त कवर करेंगे और वो ये है कि ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी आखिरकार है क्या। ईरान जो है इतना फ्रंट होकर क्या दूसरा जो वॉर है, दूसरा अटैक जो है वो भी कर सकता है? ईरान की बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। हमने स्टडी ग्लोब्स के ऊपर एक चैलेंज लेकर आए थे ताकि जितने भी आजकल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे व्यूअर जो हैं, वो पोर्नोग्राफी को एक्सेस करते हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो फोकस है, कंसंट्रेशन जो है वो खराब ना हो, वो यूं ही जो है वो बना रहे और इंक्रीज हो जाए। इसके चलते हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज चलाया था, जिसमें 75 टेक्निक्स आप लोग को ऐसी बताई गई थी ताकि आप लोग ऐसे कंटेंट से दूर रहें जो कि पोर्नोग्राफी को कहीं ना कहीं एक्सेस करता है। 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई गई थी ताकि आप लोग कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी लाइफ को खराब किया है, आप लोग उनके अंदर शामिल ना हो। चैलेंज कूपन कोड हम लोगों ने इसलिए रखा था ताकि आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको अवेल कर सके। मात्र 350 रुपीज की प्राइस के अंदर आप लोग इससे जुड़ सकते थे। ठीक है, तो अभी भी आप लोग इसको एक्सेस जरूर करिएगा और 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ईरान और इजराइल की। देखिए अभी जो वर्तमान के अंदर युद्ध चल रहा है, इसके अंदर ईरान, इजराइल और यूएसए जो है वो तीनों लोग इसके अंदर शामिल है। यूएसए इजराइल को यह कह रहा है कि भैया ईरान के ऊपर अटैक मत कीजिएगा, अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो हम जो है वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इजराइल को यह डर है कि कहीं ना कहीं यूएसए अगर अपना समर्थन वापस लेता है तो हमको आगे जाकर वेपन्स की दिक्कत आ सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो रुका हुआ भी है। देखिए आज इजराइल एक ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जो कि बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज कोई भी देश इजराइल से टक्कर नहीं लेना चाहेगा। यहां तक कि ईरान को भी पता था कि जब मैं अपनी मिसाइल्स को दागूंगा तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके हवा के अंदर ही ध्वस्त कर देगा। लेकिन फिर भी ईरान की सरकार को अपनी जनता को जवाब देना था। आखिरकार वो भी तो एक डेमोक्रेटिक, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर भी तो एक डेमोक्रेसी जो है वो चल रही है। जनता को जवाब देना पड़ता है कि आप लोग बैठे हुए क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी सुलेमानी को ही आपके इस देश के जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे उसको मार गिराया गया था। उस वक्त भी आपने कुछ नहीं किया, अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो बेसिकली ईरान जो है वो अपने जनता को दिखाना चाहता है कि हम लोग भी चुप नहीं बैठे हैं, और इसीलिए जब 13 अप्रैल को अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, उसके बाद में ईरान की जो पार्लियामेंट है वहां पर सेलिब्रेशन भी हुआ था। इससे इजराइल को क्या कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क जो है वो इजराइल को नहीं पड़ा है, क्योंकि कोई भी नुकसान नहीं हुआ इजराइल को। यूएस ने इजराइल को यह कहा कि आप इसको एक तरफ से सेलिब्रेशन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा देश जिसके पास में खुद की एक डिफेंस फैक्ट्री है, वो अगर आपके ऊपर हमला करता है, मतलब ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अगर हमला करता है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, तो पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल सेट होता है कि इतनी बड़ी शक्ति अगर इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, तो जो छोटे मोटे पिछलगू है ये तो कुछ भी जो है वो इजराइल का नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए आज ये तीनों देश जो है वो कहीं ना कहीं वॉर की कंडीशन में है, लेकिन यूएसए के दबाव के चलते इजराइल जो है वो आज ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इनके ऊपर एक खतरा मंडराया हुआ है। ईरान जो है वो अपने जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इसको कहीं ना कहीं सेव या सेफ करने के तहत लगा हुआ है कि अगर इजराइल ने कहीं ना कहीं अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो वो सबसे पहले ईरान के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनको ही टारगेट करेगा और इनको हिट करेगा, क्योंकि इजराइल को यह डर है कि ईरान अगर हमला करेगा तो अब वो न्यूक्लियर मिसाइल ही छोड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान के हमले से इजराइल का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर दोबारा गलती ईरान करता है और वापस से इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो फिर ईरान बचने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है वो इतना कमजोर देश नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 9th नंबर पर जो है वो आज इजराइल की डिफेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि अपनी टेक्नोलॉजीज के लिए जानी जाती हैं। इजराइल के पास में एडवांस वेपन है, अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो वाकई में नुकसान किसका होगा? ईरान का होगा। तो ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स को कहीं ना कहीं अब बचाने के ऊपर लगा हुआ है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जब यूएसए ने इजराइल के साथ में आयरन डोम, यहां पे पीछे आप लोग जो है वो आयरन डोम देख सकते हैं, ये आयरन डोम का रडार है। रडार जो होता है वो बेसिकली किसी भी जो मिसाइल होती है इसको इंटरसेप्ट करने में हेल्प करता है। रेडियो डिटेक्टिव रेंजिंग जो है हम लोग इसको कहते हैं। आयरन डोम के अंदर लगभग 12 मिसाइल्स एक साथ छूट सकती हैं। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि 4 एक रॉज जो है इसके अंदर बनी रहती है, 4 रॉज होती हैं, उसके अंदर मिसाइल जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे मैनेज होती हैं। तो जब भी ये लगता है कि आगे से कहीं ना कहीं मिसाइल जो है वो अटैक कर रही है, तो उसके बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा एक डॉम क्रिएट होता है। उस डॉम के अंदर अगर बाहर से कहीं से भी कोई मिसाइल आती है तो ये इसके इंटरसेप्ट करता है और हवा के अंदर ही ध्वस्त कर सकता है। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट जो है आप लोग देख सकते हैं। आयरन डॉम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, जब भी कोई मिसाइल यहाँ से छूटती है तो उसको यहाँ से इंटरसेप्ट करते हैं कि मिसाइल जो है वो आ चुकी है। उसके बाद में ये जो रडार सिस्टम है वो इसको इंडिकेशन देता है कि अब तुम भी जो है अपनी मिसाइल छोड़ दो और हवा के अंदर ही इस दुश्मन देश की मिसाइल जो है इसको ध्वस्त कर दो। तो ये पूरी की पूरी ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है और यूएसए की मदद से इस पूरे के पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है। जब भी ये अटैक होता है इजराइल के ऊपर, जब भी अटैक हुआ है तो इजराइल ने लगभग 99% जो मिसाइल्स हैं इनको इंटरसेप्ट करके हवा के अंदर ही ध्वस्त किया है। यहां तक कि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, यहां से जितने भी अटैक होते हैं, जैसे हूती विद्रोही हैं यमन के अंदर, वो भी कई बार ड्रोन से हमला करते हैं, मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन इजराइल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको वो हवा के अंदर ही ध्वस्त कर देता है। तो इजराइल की कैपेसिटी इतनी जबरदस्त है कि वो 99% मिसाइल जो है इनको इंटरसेप्ट करके वहीं पे हवा के अंदर जो है वो ध्वस्त कर सकता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक पायलट जो है वो दूसरे पायलट के साथ में हैंडशेक कर रहा है कि देखिए हमने मार गिराया है। ये जिस प्लेन के अंदर बैठे हैं, ये जो एयरक्राफ्ट है वो है F-35। F-35 के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था कि इतना जबरदस्त प्लेन है, इसके अंदर इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि यूएसए के बाद में इजराइल एकमात्र देश ऐसा है जिसके पास में F-35 है। मतलब ये हवा के अंदर उड़ता हुआ एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि पूरे के पूरे, मतलब एक अकेला एयरक्राफ्ट जो है इसने ईरान के जितने भी हमले थे इसको पूरा का पूरा इंटरसेप्ट किया था और खत्म किया था। मतलब एक प्लेन जो है वो हवा के अंदर जब उड़ा था तो F-35 ने पूरे की पूरे ईरान के जितने भी मिसाइल सिस्टम था इसका कंट्रोल किया था और उनको ध्वस्त किया था। उसके बाद में जैसे ही वापस जमीन पर लैंड करते हैं तो ये हैंडशेक करते हैं कि देखिए हम लोग जो है वो जीत गए हैं। तो अमेरिका ने F-35 जो है वो किसको दिया था? इजराइल को ही दिया था। अल अक्सा जो मॉस्क है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं जिस दिवाली के पटाखे छूटते हैं, कुछ उस प्रकार से ही हवा के अंदर जो है मिसाइलों को ध्वस्त किया गया था। अगर हम लोग देखें कि इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले कुछ रीजनल ग्रुप्स भी कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग देखें हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर एक्टिव है, इजराइल के अंदर हमास एक्टिव है और हूती विद्रोही जो है वो यमन के अंदर एक्टिव है।
ये सब मिलकर जो है वो क्या करते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। चौतरफा जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक होता है, लेकिन इजराइल ने क्या कर रखा है, अपनी पूरी की पूरी बाउंड्री जो है इसके ऊपर आयरन डोम को तैनात कर रखा है। आयरन डोम की खास बात यह है कि ये जो है वो बेसिकली 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की रेंज के जितने भी मिसाइल्स हैं, उस रेंज के अंदर जितनी भी मिसाइल्स आती है उनको सबको क्या कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो इजराइल को कहीं पर भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को पता होगा कि हमने भी रूस से S-400 जो है इसको परचेज किया था ताकि हम भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके, लेकिन भारत की सीमाएं जो है वो बहुत लंबी हैं, बहुत एक्सटेंडेड हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर S-400 जो है इसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर एक्टिव है, हूती जो है वो यमन के अंदर एक्टिव है, मिलिशिया ग्रुप जो है वो सीरिया के अंदर एक्टिव है, इराक के अंदर एक्टिव है, और हमास जो है वो कहां पर, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद जो है वो गाजा के अंदर अभी एक्टिव है। तो ये सारे जो रीजनल ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट के, वो कहीं ना कहीं इजराइल को टारगेट करते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो फिर भी इनसे डरता नहीं है। यहां पर ये जो आप लोग एक डेमो देख रहे हैं, ये ईरान की एक फैक्ट्री है जहां पर ड्रोन्स को बनाया गया है, और ये ड्रोन जो बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं रशिया की मदद से बनाए गए हैं। एक बात यहां पर और आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो रशिया जो है वो भी चुप बैठने वाला नहीं है। अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो रशिया जो है वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध के अंदर शामिल हो जाएगा, और आगे चलकर ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ड्रोन्स की एक एग्जीबिशन जो है वो देख सकते हैं, जो कि ईरान ने अपने एग्जीबिशन सेक्टर के अंदर, सेंटर जो है उसके अंदर भी दिखाई थी। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, ईरान के पास में वेस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्मी है। ईरान के पास में लगभग 5,80,000 जो है वो एक्टिव ड्यूटी जो है वो पर्सोनल्स हैं, जिनके अंदर से लगभग 2 लाख जो है वो ट्रेन रिजर्व पर्सनल उनके पास में अवेलेबल हैं, जो डिवाइडेड है किसके पास में, ट्रेडिशनल आर्मी, मतलब 2 लाख जो है वो रिजर्व आर्मी उनके पास में है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो ट्रेडिशनल आर्मी और एक है रिवोल्यूशनरी गार्ड। ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड आप लोग देख रहे हैं, इन रिवोल्यूशनरी गार्ड का काम ये है कि वो बेसिकली क्या करे, रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो बेसिकली ईरान की जो सीमा है इसकी सुरक्षा करती है। तो गार्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ईरान बॉर्डर, ईरान की जो बॉर्डर है, जैसे भारत के अंदर आईटीबीपी है, वो क्या करती है, वो बॉर्डर की सुरक्षा करती है। एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, वो क्या करती है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है। वैसे ही रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो ईरान की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास में ही है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार ईरान जो है वो अपने वेपन्स लेकर कहां से आता है। देखिए, ईरान जो है वो अपने वेपन्स को यानी कि जो डोमेस्टिक है वहीं पर जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। आप लोग को पता है कि ईरान ने कई बार अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसके चलते ईरान के ऊपर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए ईरान को यह पता था कि मुझे किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे खुद को अपने जो वेपन्स है इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैव कट ईरान ऑफ हाई टेक वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर अब्रॉड। मतलब बेसिकली चाहे टैंक हो, फाइटर जेट्स हो, इनको जो है वो खुद को डेवलप करना पड़ता है। इसीलिए बेसिकली ईरान क्या करता है, खुद के डोमेस्टिक जो जगह है, घरेलू जो जगह है, वहां पर ही क्या करता है, अपने सारे इक्विपमेंट्स को तैयार करता है। टुडे ईरान मैन्युफैक्चर्स a large quantity of missiles and drones domestically and has prioritized that defense production। बेसिकली ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद का खुद जो है, चाहे हम लोग नेवल वेसल्स की बात करें, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, खुद ही जो है वो इसको क्या करता है, डेवलप करता है। चलिए यहां पर देखते हैं, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? क्या वाकई में ईरान आज इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन क्या वो कर पाएगा? देखिए, ईरान को ये पता है कि मैंने अगर दोबारा अटैक किया इजराइल के ऊपर तो ये युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन अगर दोबारा अटैक किया तो इजराइल जो है वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल पूरा साजो सामान लेकर तैयार बैठा है कि अगर ईरान ने वापस से अटैक किया तो फिर वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। यूएसए ने कहा है कि तुम लोग थोड़े दिन शांत बैठो, अगर ईरान वापस से अटैक करता है तो फिर आगे देखेंगे। लेकिन अगर वापस से ईरान अटैक कर देता है तो वो सबसे बड़ी गलती किसकी होगी? ईरान की होगी। क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? ईरान की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी एयरफोर्स। उसके पास में इतनी जबरदस्त एयरफोर्स नहीं है, क्योंकि शाह मोहम्मद रजा, जो कि बहुत पहले उनका एरा था, उस समय ही जो है, यानी कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी, उस समय 1941 से लेकर 1979 के उनके पास में एयरक्राफ्ट हैं, काफी पुराने एयरक्राफ्ट हैं,
काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके साथ में ही उनके पास में स्पेयर पार्ट जो है वो भी नहीं है। कल को मान लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट खराब होता है तो वो स्पेयर पार्ट जो है उनके पास में अवेलेबल नहीं है। द कंट्री आल्सो बॉट ए स्मॉल फ्लीट फ्रॉम रशिया, मतलब रशिया से इन्होंने छोटे जहाज जो है वो भी खरीदे थे। मतलब खुद के पास में कोई जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वही अवेलेबल है, फॉरेन से इनके पास में कोई परचेज नहीं है। दूसरी बात, एयरफोर्स मजबूत नहीं है। तीसरी बात, वो अपडेटेड नहीं है। चौथी बात, स्पेयर पार्ट्स नहीं है उनके पास में। छोटे जहाज जो कि रशिया से मंगवाए थे वो भी 1990 के हैं, वो भी काफी पुराने हैं। इसके साथ में ही ईरान के जो टैंक हैं और आर्म्ड व्हीकल्स हैं वो भी काफी पुराने हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि ईरान के पास में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसकी ना तो नेवल है, ना उसके पास में एयरफोर्स है, और जितने भी वेपन्स है वो काफी पुराने हो चुके हैं। इसलिए ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अपने कदम जो है वो पीछे हटाएगा। लेकिन बस बड़ी बात तो ये है कि अगर इजराइल रुका हुआ है तो वो यूएसए के दबाव में रुका हुआ है, क्योंकि इजराइल को ये पता है कि अगर आज हमने अटैक किया और उससे वेस्टर्न कंट्रीज कहीं नाराज हुए तो हमको वेपन्स की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, जो मदद मिलती है वो हमको नहीं मिल पाएगी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल की मदद कर रहे हैं वो इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो कि हर देश को जवाब दे सकता है। तो अगर ईरान दोबारा गलती करता है और वो अटैक करता है तो फिर ईरान जो है वो बचने वाला नहीं है। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आपको चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। इसके साथ में ही आप लोग दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।